हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम बायोलॉजी की 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं, आज हमारी 3rd क्लास है और मेरी यही आशा है आपसे कि आप लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी होंगी। और अगर किसी ने नहीं देखी है या कोई यहाँ से देख रहा है इस वीडियो को, तो मेरी जो पहली 2 वीडियो उनको भी देखे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे जीव विज्ञान। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। किस में बांटते हैं दोस्त? जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। और दोस्त अगर हम बात करते हैं बॉटनी की, तो होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्त। अब देखिए इनको 2 पार्ट में बांटा था। मैंने आपको बताया था इसके जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। तो इनके नाम जितनी बार आप बार लोगे उतना ही याद होगा। अगर आप सोचोगे कि एक बार में आप रट के याद कर लें, आप भूल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। अगर जंतु विज्ञान की बात करता हूँ, जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रेटस। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था? जो हमने जंतु विज्ञान शुरू किया था, जंतु विज्ञान में हम चैप्टर पर कौन सा पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेल। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सेल, कोशिका। जो कोशिका मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों को, तो सेल के हम बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। वैसे इतना कुछ जाने नहीं है, लेकिन काफ़ी नॉर्मल बातें जान चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है? जो बायोलॉजिकल अगर मैं नेम की बात करता हूँ तो साइटो है। क्या है? साइटो। मैंने आप लोगों को बताया था साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। मतलब जो कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोई इस पर रिसर्च वगैरह करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो साइटोलॉजी कहलाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था जो सबसे पहले हमारी जो कोशिका की जो क्या हुआ था, जो कोशिका जो हमारी सेल है, जो सबसे पहली कोशिका को जो जानकारी मिली थी, जो रिसर्च हुई थी, क्या कौन सी थी? वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? वो हमारी मृत कोशिका थी, हमारी मरी हुई कोशिका थी, ठीक है। अब जो मरी हुई कोशिका थी, इसकी खोज किसने करी थी? मैंने आपको बताया था कि हुक से मैंने आप लोगों को बताया कि छोटी चीज़ें किससे निकालते हैं? हम हुक से निकालते हैं। ऐसे रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी, ठीक है, मृत कोशिका की। लेकिन उनको बाद में मालूम हुआ कि भैया ये तो मृत कोशिका है। कैसी कोशिका है? ये मृत कोशिका है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं जब लिखाऊंगा थ्योरी, आपको 1 बाय 1 लाइनर में लिखा देंगे। पहले तो आप सबको समझा रहे हैं, ठीक है, और लास्ट के 1 या 2 क्लासों में हम आपको 1 बाय 1 लिखा देंगे। ये आपका शॉर्ट में हो जाएगा और वो आपका थ्योरी टाइप में हो जाएगा, ठीक है। अब मृत कोशिका की तो खोज कर ली, लेकिन फिर आए कौन? ल्यूवेनहॉक। कौन आए? ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मैंने आपको लोगों को कल बताया था। इन्होंने करी थी जीवित कोशिका की खोज। किसकी करी थी? जीवित कोशिका की खोज। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता है। जीवित कोशिका की खोज करी थी। क्या नाम था इनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है दोस्त। ये इन्होंने कैसी कोशिका की खोज करी थी? जीवित कोशिका की, ठीक है। अब जीवित कोशिका की खोज भी हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि अगर एक सिद्धांत दिया गया, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कौन सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनसॉन ने। मैंने आप लोगों को कल भी लिखाया था। तो स्लाइडेनसॉन ने क्या दिया? सिद्धांत दिया था कोशिका सिद्धांत, ठीक है दोस्त, कोशिका सिद्धांत। अब हमारा कोशिका सिद्धांत भी हो गया। किसने दिया था? स्लाइडेनसॉन। यहाँ पे आप लोगों ने 3 नाम देखे हैं, 4 नाम हो गए। सबसे पहले अरस्तु हो गए, फादर ऑफ बायोलॉजी।
फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए दोस्त? अरस्तु हो गए। फादर ऑफ बोटनी कौन हो गए? हमारे थियोफ्रेटस हो गए। अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो किसने दिया था? स्लाइडेन स्वॉन ने दिया था, ठीक है। अगर हम मृत कोशिका की जो सर्वप्रथम कोशिका की खोज करी थी किसने करी थी? वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। और रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी थी कैसी कोशिका थी वो? तो वो मृत कोशिका थी, ठीक है दोस्त। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? जीवित कोशिका की। भाई इन्होंने देखा कि भाई मृत कोशिका है तो जांच वाच तो कर ली, चीड़-फाड़ कर लिया तो मरी पड़ी है भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन आए? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक आए और इन्होंने कैसी कोशिका की खोज करी? जीवित कोशिका की। इसमें हमने और आप लोगों को बताया था सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अगर मैं सबसे बड़ी की बात करता हूँ, सबसे बड़ी जो मैंने आप लोगों को कल लगाया छोटी, पूरे विश्व स्तर पे बात करता हूँ तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, अरे यार, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है दोस्त। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी? शुतुरमुर्ग का अंडा थी। और अगर हम छोटी कोशिका की बात करते हैं तो कौन सी थी? हमारी माइकोप्लाज्मा। कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा हमारी छोटी से छोटी कोशिका थी। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है दोस्त। अब माइकोप्लाज्मा थी, ये तो होगी हमारे पूरे विश्व स्तर पे बातें या संसार में। अगर सब छोटे से बड़ी की बात करते हैं, अगर मैंने बात करी थी आप लोगों को मानव के अंदर, किसके दोस्त बात करी थी? मानव के अंदर जो बात करी थी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी, है नहीं? तो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी मैंने बताई थी ओवम। ओवम, अंडाणु कहते हैं इनको। क्या कहते हैं दोस्त? अंडाणु, जो कि फीमेल में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं ये? फीमेल। जब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है, ओवम के बारे में। अगर मैं बात करता हूं जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी? स्पर्म। स्पर्म, शुक्राणु कहते हैं इनको। क्या कहते हैं दोस्त? शुक्राणु। तो ये किसमें मिलते हैं? मेल में मिलते हैं, ठीक है। ये भी रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। अभी तीसरा मैंने बताया था न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होती है वो क्या है? हमारे मस्तिष्क में होती है, ठीक है। मस्तिष्क से कनेक्ट होती है। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन के बारे में जब हम मस्तिष्क का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन हो गया, बात समझ में आई नहीं आई? तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम थोड़ा सा फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो आपको बताया था, एक कुछ नाम मैंने आपको नए नए नाम दिखाए थे लास्ट में, आज थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक सेल बनाई थी, ठीक है। अब सेल में मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। एक केंद्रक होता है, मैं बताता केंद्रक, केंद्रक। एक मैंने बताया था गोल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी। एक मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक मैंने आपको बताया था वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। एक मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। एक मैंने आपको बताया था लाइसोसोम, लाइसोसोम। और क्या बताया था? एक बताया था ER, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है दोस्त। एक मैंने आपको बताया था राइबोसोम, राइबोसोम। अब देखिए ये पार्ट आए कहाँ से? दिमाग में आता है जब भी हम सेल पढ़ते हैं, जब मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, पता नहीं ये पार्ट आए कहाँ से, क्या ड्रामा है ये। देखो ऐसा था, जब रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका खोज कर दी, उन्होंने देखा कि भाई इसमें अंग तो अंदर हैं और भी छोटे छोटे छोटे, उन्होंने देखा कुछ आकृतियां हैं, ये आकृतियां हैं क्या? तो फिर उसके बाद में कौन आए? जो उसके बाद में कौन आए थे?
हमारे हॉक जी आए थे, ल्यूवेन हॉक। अब ल्यूवेन हॉक ने देखा, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी और खोज कर दी। खोज करने के बाद उस कोशिका को खोल के देखा, ठीक है। ये आंखों से दिखती नहीं है चीज़ें, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। अब इन्होंने देखा खोल के, तो इन्होंने देखा कुछ आकृतियां बनी हुई है, कुछ हलचल है अंदर। भाई एक सेल निकाली, एक सेल निकाल कर उन्होंने देखा रख के माइक्रोस्कोप पे, और देखा तो और इसमें तो हलचल है, कुछ क्या हलचल है। तो उन्होंने देखा उसमें तो कुछ पार्ट है, कुछ चीज़ें हैं अंदर, जैसे ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये क्या है, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और केंद्रक हो गया। इन्होंने अध्ययन करना और शुरू करा। और जब अध्ययन करना शुरू करा तो इनके बारे में पता चला ये भी अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर की एक एक सेल, एक एक कोशिका अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आप लोग सोचते हैं कि आप खा रहे पी रहे हैं, आप जिंदा हैं, आप जिंदा नहीं हैं, आपकी सेल्स आपको जिंदा रखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा कि भैया न्यूक्लियस, इसका क्या काम होता है, ये क्या कर रहा है। रिसर्च तो चल रही है अभी भी, पर रिसर्च तो चलती रहती है, रिसर्च थोड़ी बंद थोड़ी होती है। जितने वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं नई नई चीज़ों की। अब इन्होंने क्या देखा कि केंद्रक जो ये है, इन्होंने नाम दिया इसको न्यूक्लियस, ठीक है, बताएंगे अभी डिटेल से जब डीपली जाएंगे एक एक करके। फिर ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, वैक्यूल्स क्या काम कर रहा है, सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, लाइसोसोम क्या कर रहा है, राइबोसोम क्या कर रहा है, और ER क्या कर रहा है। एक होती है कोशिका झिल्ली, ये तो लिखना भूल ही गए भाई, क्या होती है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोस्त, मतलब जो बाहर की परत होती है इन सब चीज़ों को जो रोके हुए है अपने अंदर, वो क्या है, कोशिका झिल्ली। अभी हम पेड़ वाली बात आएंगे, पेड़ों की कोशिका पे आएंगे, प्लांट्स की सेल पे, तो उसमें इसके बाहर भी होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो अब इन्होंने क्या देखा भैया, ये सब अपने अपने अंदर काम कर रहे हैं। अब इनके काम क्या है, जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, इनके अंदर काम क्या क्या हो रहे हैं, हमको वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इतनी चीज समझ में आई आप लोगों के। एक चीज और लिखेंगे, जैसे रॉबर्ट हुक जी ने मृत कोशिका खोज करी थी ना, तो मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं, लिख लेंगे मरी कोशिका को, मरी कोशिका को, ठीक है। भाई रॉबर्ट हुक जी ने क्या करी थी, मृत कोशिका की खोज की थी। तो जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, कौन सी होती हैं, क्या कहते हैं उनको, नेग्रोसिस। क्या कहते हैं उनको, नेग्रोसिस कहते हैं, ठीक है दोस्त, नेग्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाएं होती हैं हमारी, क्या होती है उनको पूछा गया है कितनी बार भी एग्जामों में, काफी एग्जाम में पूछा गया है कि जो मृत कोशिका होती है हमारी, उसको क्या कहते हैं, नेग्रोसिस कहते हैं, मरी हुई कोशिकाओं को, ठीक है। ऐसे ही अब इनका काम होता क्या क्या है, देखिए। जैसे कि मैं ले लेता हूं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्त। अगर मैं बात करता हूं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी बात करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारी कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं, ठीक है, जो एनर्जी प्रदान करता है हमारी सेल्स को, जो एनर्जी बनाता है, ठीक है। जैसे थर्मल पावर में क्या बनती है, लाइटें बनती है ना। तो हमारी सेल के लिए, जो हमारे शरीर की सेल्स हैं, उन सेल्स में, हर किसी सेल्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल के लिए एनर्जी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्त, ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करता है दोस्त, ऊर्जा का निर्माण करता है। अब इसके और क्या क्या काम होते हैं, कैसे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ बॉडी भी कहते हैं, लिख लीजिए, शक्ति गृह भी कहते हैं इसको। किस किस नाम जाना जाता है, कभी वहां पूछ ले। इसको शक्ति गृह भी कहते हैं, शक्ति गृह। इसको दोस्त पावर हाउस ऑफ बॉडी या सेल, पावर हाउस ऑफ बॉडी भी कहते हैं,
पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है दोस्त कि हमारे शरीर में एक सेल है, एक सेल के थोड़ी है, अनेकों लाखों करोड़ों अरबों सेल है हमारे शरीर में। जितने भी हमारे शरीर के पार्ट बने हुए हैं सब किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए। अब जो ये सेल्स जो इतने सारे, काफ़ी सारे, तो हर किसी सेल्स का क्या होगा, अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, नहीं होगा। अब अपना हर कोई सेल अपना माइटोकॉन्ड्रिया लिए हुए है। क्यों? क्योंकि शरीर के हर एक अंग को क्या चाहिए, हमारे को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। अब देखिए, अगर अब वैज्ञानिकों, भाई वैज्ञानिक शांति से थोड़ी बैठते हैं, ये थोड़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बस ठीक है बढ़िया है, नहीं भाई, चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, बदलाव प्रकृति का नियम है। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया तो है, चैन अभी भी नहीं मिला वैज्ञानिकों को। उन्होंने क्या करा, माइटोकॉन्ड्रिया को भी खोल के देखा। क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया को भी खोल के देखा। जब माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने खोला तो उसमें एक संरचना उनको इस तरह की मिली। किस तरह की मिली दोस्तों? इस तरह की एक संरचना मिली जिसको क्रिस्टी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? क्रिस्टी। अब क्रिस्टी कहा गया इस संरचना को। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे बड़ी बात है, इसमें हो क्या रहा, पूछ लेता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक संरचना है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो रहा ऑक्सीशोषण। क्या हो रहा है दोस्त? ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण। तो क्रिस्टी के अंदर क्या होता है दोस्त? क्रिस्टी के अंदर होता है ऑक्सीशोषण। ठीक है, मतलब एक तरह का एक प्रक्रिया होती है इसके अंदर। और क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीशोषण। क्या होता है दोस्त? ऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण कहते किसे हैं, क्या होता है ऑक्सीशोषण? देखिए, अगर हम देखते हैं जो हमारी कोशिका को, हमारी सेल को अगर एनर्जी कोई प्रदान कर रहा है, कोई बना रहा है एनर्जी, जो पावर हाउस ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ बॉडी, जो हम कहते हैं, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना कहते हैं क्या दोस्त? क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी में चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? ऑक्सीशोषण चल रहा है। और जो ऑक्सीशोषण चल रहा है या क्रेब्स साइकिल चलता है, तो क्रेब्स साइकिल क्या चलता है, इसमें लिख लेंगे एक चीज और, इसमें क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल चलता है। अब क्रेब्स साइकिल से होता क्या है, क्या होता है क्रेब्स साइकिल? देखिए, मतलब एक तरह का प्रोसेस होता है एनर्जी बनाने का। ठीक है, ऐसा याद रखिए आप नॉर्मली, क्योंकि याद रखने के लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम थोड़ा डिटेल से और अंदर घुस जाएंगे तो इतना एग्जाम में पूछता नहीं है। जो हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से देखना है, हम सिर्फ वो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो क्रेब्स साइकिल होता क्या है? देखिए, क्रेब्स साइकिल के लिए हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, दो चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे कि एक होती है ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की। और एक होती है दोस्त भोजन की जरूरत। किसकी जरूरत होती है? भोजन की। अब दोनों ही चीज़ें देखिए कैसे, इनकी जरूरत क्या होती है। जैसे कि भाई हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? सांस द्वारा। ठीक है भाई, हम रेस्पिरेशन लेते हैं, रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, तो रेस्पिरेशन से क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ों में, और फेफड़ों से कहाँ गया? एल्वियोली ने पहचान लिया कि हाँ भाई क्या नहीं है। हालांकि हीमोग्लोबिन इसका काम करता है। जब ब्लड में हम पढ़ेंगे तो ब्लड में देखेंगे कैसे ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है। तो ब्लड लेके जाएगा कहाँ? ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन लेके गया किसको? ऑक्सीजन को। कहाँ लेके गया? ऑक्सीजन को लेके गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जितनी भी सेल्स हैं जहाँ पे एनर्जी बन रही है, भाई अगर आप खाना पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं घर पे, तो आपको नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, सब चीज़ बननी चाहिए, नहीं चाहिए? आप सब चीज़ों को दोगे और तभी तो बनाओगे। अब ऐसा ही है, अगर आपने पता चली कि आपने क्या बोलते हैं, मिर्ची डाल ली और बाकी सब्जी डाल ली, सब कुछ डाल लिया, नमक नहीं डाला, तो टेस्ट नहीं आएगा ना, बेकार खाएंगे नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से एक ऊर्जा के लिए जो साइकिल चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आंतरिक संरचना होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में होता है ऑक्सीशोषण, और ऑक्सीशोषण चलता है क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलने के लिए जरूरत होती है हमें किसकी? एक होती है हमें ऑक्सीजन की जरूरत। ठीक है, ऑक्सीजन ले गया। अब ऑक्सीजन के बाद जरूरत होती है भोजन की। अब भोजन का क्या सीन है भैया? भोजन का सीन सिर्फ ये है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद में जो हमारी आंतें हैं, ठीक है, जो हमारी आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत है ना, छोटी आंत को 2-3 पार्टों में बांट रखा, डुोडेनम, जेजुलम, इलियम, है नहीं? उसमें देखेंगे तो जो एंजाइम्स वगैरह, जितने भी मिनरल्स वगैरह जो एब्जॉर्ब करती हैं वो,
जो हमारी आंत होती हैं, जितने भी मिनरल्स एंजाइम्स वगैरह वो एब्जॉर्ब करती हैं, और वो एब्जॉर्ब करके किसको दे देती हैं? ब्लड में। किस में फ्लो करा देती हैं? ब्लड को देती हैं। वो ब्लड का काम ये है कि वो लेके जाएगा किसको? ऑक्सीजन को भी, और भोजन को किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। बात समझ में आई नहीं आई? अब जैसे कि ऐसा मानिए कि हाँ भाई जा रहा है ब्लड, ले भी ले, तो ये क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जैसे कि सब्जी वाला, एक तरह का ये मानिए, अगर देसी भाषा में सीखना चाहें तो क्या कह सकते हैं? भाई कोई सब्जी वाला है, अब सब्जी वाला क्या है? वो सब्जी लेके आया। अब जैसे कि आपके घर में क्या मिर्च नहीं है, तो मिर्ची तो लेंगे भाई। मिनरल्स वगैरह आपके पास पहले से रखे हैं, या सब चीज़ें इसके पास पहले से रखी हैं, तो क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन रखी है तो भोजन ले लेगा। भाई सांस तो हम लेते रहते हैं हमेशा। तो जो इन दोनों से, अब ये दोनों लेके कहाँ जाता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास लेके जाते हैं भैया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास हम ले गए, मतलब हमारा ब्लड ले गया किसको? ऑक्सीजन को ले गया, और भोजन से जितने मिनरल्स वगैरह हैं, एंजाइम्स वगैरह, वो लेके चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? एक क्रिस्टी के अंदर क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है दोस्त? क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल दोस्त चलता है, ये क्रेब्स साइकिल से, इस क्रेब्स साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल में जैसे एक चक्कर हो गया ना, जैसे एक राउंड मान लीजिए, एक क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 38 एटीपी। अब बोलेंगे भैया एटीपी क्या है? तो एटीपी कुछ नहीं है, ऐसा मानिए। सिर्फ अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि जो एटीपी है इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे। इसकी होती है फुल फॉर्म एड्रेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है दोस्त? एड्रेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म होती है। हालांकि जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे प्लांट वाले चैप्टर में, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन किस तरह काम करता है, क्या काम करता है, क्लोरोफिल किस तरह काम करता है, मतलब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है, वहाँ क्लोरोफिल कैसे काम करता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, क्या चलता है, इसके अंदर बहुत और चीज़ें बहुत डीपली हैं। हालांकि वो आपके एग्जाम के नज़रिए से कोई योगदान है नहीं उनका, तो उन चीज़ों को हम देख लेंगे, समझने के लिए वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी है जो आंतरिक संरचना है, और उसके अंदर हो रहा है ऑक्सीशोषण, और ऑक्सीशोषण जो होता है वो किससे होता है? वो क्रेब्स साइकिल चल रहा है, और क्रेब्स साइकिल से निर्माण हो रहा है 38 एटीपी का, और 38 एटीपी से बनती है एक ग्लूकोज। क्या बनती है दोस्त? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं तो एक ग्लूकोज में होती है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी होती है दोस्त? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। भाई हमको क्या चाहिए? ग्लूकोज। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हमारे शरीर में पानी की कमी आती है या फिर कमजोरी आती है, तो क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। किसी के अंदर कमी आ रही है, डॉक्टर क्या कर ग्लूकोज ठोक देगा? नहीं। हालांकि डिजीज में देखेंगे उसको अभी, ठीक है? तब 4.2 कैलोरी ऊर्जा होगी हमारी। अब 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है किससे दोस्त? एक 38 एटीपी से बनेगी एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज में होती है 42 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब हम बात करते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए दैनिक जीवन में एक सामान्य मनुष्य को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, ठीक है, हार्ड वर्क मतलब कठिन कार्य, अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं तो एक एवरेज में हम आती है 2500 किलो कैलोरी। कितनी आती है दोस्त? 2500 किलो कैलोरी। तो डेली की जो हमारी नीड है तो 2500 किलो कैलोरी की नीड है, डेली नीड, ठीक है। मतलब जो हमारी रोजाना की ज़रूरत है, अगर हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, तो हमें कितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो उससे ज़्यादा डाइट बढ़ा देंगे। बात समझ में आई इतनी? तो ये होता है थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का हिसाब किताब। माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ यही पूछेगा कि भैया बताइए कि पावर हाउस ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक संरचना होती है क्या होती है? वो क्रिस्टी होती है, ठीक है। क्रिस्टी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण हो गया। ऑक्सीशोषण कैसे होता है? क्रेब्स साइकिल से होता है, ठीक है।
क्रेब्स साइकिल में किस किस का योगदान होता है? ऑक्सीजन और जो हमारे भोजन से मिलने वाले मिनरल्स वगैरह हैं, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें कहाँ पे लेके जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कौन लेके जाएगा? ब्लड के थ्रू जाते हैं। अब ब्लड से गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वहाँ पे क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल, मैंने आपको बताया है। अब क्रेब्स एक क्रेब्स साइकिल से या क्रेब्स साइकिल से किसका निर्माण होता है? 38 ATP का निर्माण होता है। और 38 ATP में होती है एक ग्लूकोज। कितनी होती है दोस्त? एक ग्लूकोज। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्रेनोसिन ट्राईफास्फेट। एड्रेनोसिन ट्राईफास्फेट आप बार बार बोलेंगे, पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है दोस्त, ठीक है। तो एड्रेनोसिन ट्राईफास्फेट तो किसका निर्माण करते हैं? एक ग्लूकोज का। और एक ग्लूकोज में होती है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी होती है दोस्त? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अब 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हुआ, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा अगर हम देखते हैं एक सामान्य मनुष्य को या सामान्य मानव को, या ऐसे लिख ले, सामान्य क्या मानव भी लिख लेते हैं, है नहीं, एक मानव को रोजाना की जरूरत, ठीक है, जो रोजाना की जरूरत है, कितनी जरूरत है? डेली कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है? 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों, समझ में आई ना? तो देखिए, हालांकि मैं, आप इसको ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह से आप लिखना चाहते हो। अपने नोट्स जो होते हैं वो अपने होते हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ लिखते चलिए, और अपने तरीके से जैसे आप समझ सकते हैं। आप सोचने लगे कि एक बार में हो जाएगा, नहीं होगा भाई साहब। मैंने कोई भी टीचर से, अगर कोई टीचर बोल रहा है कि एक बार में आप लोगों को याद हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आपकी ब्रेन पावर ज़्यादा ही कुछ, आप एनर्जेटिक हैं पूरी तरह से, और सिर्फ फोकस रहता है किस पे? पढ़ाई पर ही, तो आप ले जाएं शायद, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप फिर भी छोड़ देंगे। तो 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और वो भी गैप दे देंगे, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी। ये हमारी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो हम थ्योरी टाइप में हम लिखा देंगे लास्ट में, इन सभी के बारे में। अभी फिलहाल इनका सिस्टम समझिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्त गोल्जी बॉडी। इसको साफ कर देता हूँ मैं। देखिए दोस्त, अब देख लेते हैं हम किसको? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी। अब देखिए, अब गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? जो गोल्जी बॉडी का हमारे सेल के अंदर काम होता है, उसका होता है परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम। किसका काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान करना। कैसे? जैसे कि सेल के अंदर क्या बनी है? ऊर्जा बनी है। सेल के अंदर क्या बनी है? ऊर्जा। किसने बनाई है? माइटोकॉन्ड्रिया ने। अब उस ऊर्जा को देना और ऊर्जा के लिए कंपोनेंट्स लेना, तो किसका काम होता है? गोल्जी बॉडी का। मतलब जितने भी किसी सेल के अंदर कोई चीज़ जानी है या बाहर आनी है। हाँ, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए, क्या सेल पारगम्य है? क्या सेल के आर पार हम जा सकते हैं? कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सेल के अंदर हम आर पार जा सकते हैं? तो सेल पारगम्य तो नहीं है, लेकिन सेल अर्ध पारगम्य है। अभी हम जब क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे और कोशिका भित्ति पढ़ेंगे प्लांट्स में। अभी प्लांट्स की और एनिमल्स की दोनों सेल्स को क्या करा जाएगा? कंपेयर करा जाएगा, तो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो सेल अगर ध्यान रखना चाहिए की बात है कि अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं कि सेल जो है हमारी अर्ध पारगम्य है, ठीक है। तो देखिए, तो गोल्जी बॉडी किसका काम करता है दोस्त? परिवहन का काम, परिवहन का कार्य करता है। किसका काम करता है? परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का। किसका परिवहन? ऊर्जा का आदान प्रदान। तो ऊर्जा का आदान प्रदान का कार्य करता है, आदान प्रदान का दोस्त कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई? मतलब हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का, अगर आपसे पूछा कि बताइए जो सेल के अंदर होता है, किसका काम होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान करना। तो किसका काम होता है? गोल्जी बॉडी। किसका काम होता है दोस्त? गोल्जी बॉडी का। अब देखिए, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसमें हम ER। क्या पढ़ लेते हैं दोस्त? ER। भाई गोल्जी बॉडी हो गया, कहाँ गया गोल्जी बॉडी?
गोल्गी बॉडी हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब पढ़ लेते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ER की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। अब भैया ER को भी क्या करा गया, ER को भी देखा गया। अपना भाई सेल को देख रहे हैं, खोल के देख रहे हैं। जब ER को देखा गया तो ER के अंदर पाया हमने, क्या पाया, ER को 2 पार्टों में पाया। किसमें पाया, 2 पार्टों में। कैसे कैसे, पहले तो ये देखिए, चलो ये भी छोड़िए, अभी 1 मिनट रुकिए, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ER का काम क्या है। तो ER है क्या, ER क्या रोल निभाता है इस सेल के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि ER है क्या, तो ER है दोस्त, ER को कहते हैं कोशिका का कंकाल। क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल। कैसे कहते हैं कोशिका कंकाल, जैसे कि देखिए अभी हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, कंकाल है। भाई कंकाल तंत्र है नहीं है, हड्डियां है नहीं है। आप सपोज कीजिए कि अगर इन हड्डियों को हम अपने शरीर से निकाल दें, या हमारे शरीर से हड्डियां निकाल ली जाएं, तो हम क्या खड़े रह जाएंगे, नहीं रहने के। क्या बन जाएंगे, बिल्कुल चपक जाएंगे, एक डब्बे में बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो जो हमको खड़ा करने का काम, जिससे कि हम पिचके ना, इधर उधर थलथले ना हो, तो उसका काम कौन करता है, हमारे अंदर करता है कंकाल। इसी तरह से हमारी सेल के अंदर जो कंकाल का काम करता है वो करता है कौन, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सबसे बड़ी बात तो पहले ये है, ठीक है। तो पूछ लेता है कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, तो ER को कहते हैं। ER को क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब कोशिका कंकाल तो ये हो गया। अब ER को भी खोल के देखा, तो ER को भी 2 पार्टों में देखा गया। ER को देखा खोल के अपना एकदम आराम से, वैज्ञानिकों ने देखा, अरे इसमें क्या है भाई। उसमें देखा गया अंदर, तो देखा कि उसमें 2 पार्ट हैं। कैसे पार्ट हैं, 2 पार्ट। एक तरफ तो रफ है और एक तरफ है क्या, स्मूथ। मतलब जैसे कि ऐसा मानिए कि ये स्ट्रक्चर है, ऐसा मान लीजिए। अब इधर तो होगी स्मूथ बिल्कुल चिकनी वाली, और इधर होगी रफ। कैसे होगी दोस्त, रफ। अब इसमें 2 पार्ट देखे गए भैया। अब जब इन्होंने देखा कि रफ है, फिर और अंदर घुसे, ER के अंदर क्या देखा, फिर और देखा, तो स्मूथ और रफ। अब स्मूथ और रफ क्या काम कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है स्मूथ और रफ में। जब स्मूथ और रफ में देखा गया, तो रफ में देखा गया किसको, राइबोसोम को, राइबोसोम, ठीक है दोस्त। किसको देखा गया, राइबोसोम। देखिए बायोलॉजी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि चीज़ों को समझाने के लिए अलग अलग खोलना पड़ता है। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा कौन सा किसका पार्ट है। हालांकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये ER भी और राइबोसोम भी किसका पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट ही होता है। बात समझ में आई नहीं। तो अब इसमें क्या देखा, ER क्या होता है, कोशिका कंकाल होता है। उसमें 2 पार्ट मिले हमें, रफ और स्मूथ। और रफ और जो स्मूथ मिले हैं, रफ वाले पार्ट में मिला भैया हमको राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, कैसे करता है, देखिए। तो जो स्मूथ, जो रफ, राइबोसोम करता है बेटा किसका काम, प्रोटीन बनाने का काम, प्रोटीन बनाने का काम। तो राइबोसोम दोस्त क्या करता है, जो राइबोसोम हमारा करता है प्रोटीन बनाने का काम करता है। और प्रोटीन बनाने का काम करता है या प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन में भी 2 कैटेगरी होती है, 70S और 80S। क्या होती है दोस्त, 70S और 80S। अब ये क्या होते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। देखो ये भी राइबोसोम कैसे बनाता है, 70S और 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, इसको लिख देते हैं S बराबर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ठीक है दोस्त। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये भी क्या होता है, देखो हर चीज़ बायोलॉजी में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा
मैंने क्या बताया आप लोगों को कि धैर्य आप लोगों को बनाना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ईआर एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, कोशिका कंकाल कहते हैं। कोशिका जो ईआर के अंदर होते हैं, दो तरह की संरचनाएं पाई गई जो खोलना का देखा गया, एक रफ और एक स्मूथ। रफ वाली जो साइड थी उसमें किसको पाया गया, राइबोसोम को पाया गया। और राइबोसोम किसका निर्माण कर रहा है दोस्त, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब उसमें भी प्रोटीन दो कैटेगरी के हैं, एक 70S है, एक 80S है। अब 70S 80S का मतलब क्या है, देखो 70S पड़ता है ऐसी सेल्स को जो छोटी सेल्स होती हैं, जिनको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको ज़रूरत होती है किसकी, 70S प्रोटीन बनता है। और जो बड़ी कोशिकाएं होती है जैसे कि मानव के अंदर या जानवरों के अंदर, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है, 80S का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ये चीज़ें समझ में आई। अब देख लेते हैं बेटा स्मूथ वाला। अभी इतना ध्यान रखिए आप, वो पूछ लेगा कि बताइए जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का निर्माण कहाँ पे होता है, राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम। कहाँ पे होता है, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के रफ वाले पार्ट में। किस वाले पार्ट में, रफ वाले पार्ट में, ठीक है। अब स्मूथ की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ होता है वसा का निर्माण। वसा का निर्माण क्या होता है दोस्त, वसा का निर्माण। तो पूछते हैं कि बताइए वसा का निर्माण सेल के अंदर कहाँ होता है, तो ईआर में जो हमारी स्मूथ वाली जो वो होती है, स्मूथ वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है दोस्त, उसमें वसा का निर्माण होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं दोस्त सेंट्रोसोम। क्या देख लेते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अब दोस्त अगर मैं बात करता हूं किसकी, सेंट्रोसोम की, तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि सेंट्रोसोम जो करता है कोशिका विभाजन का काम करता है। किसका काम करता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कार्य करता है। मतलब क्या है दोस्त कहने का, कि जो हमारे सेल के अंदर जो डिवीजन होता है, जो सेल बढ़ती हैं, अब बढ़ती क्यों है, किस लिए बढ़ती हैं सेल्स, जब सपोज कीजिए कि मेरा ना कहीं चोट लगी, मैंने आपको लोगों को कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में जिन लोगों ने देखी होगी उनको मालूम होगा। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं मेरी चोट लगी, मेरा हाथ टूट गया। अब हाथ जो टूट रहा है, हाथ टूटने को जो जुड़ता है, वो जो उसको जोड़ने का काम करते हैं, कौन करती हैं, सेल्स। कौन करते हैं दोस्त, सेल। भाई डॉक्टर लेगा, डॉक्टर तो फिक्स कर देगा। भाई जैसे कि हड्डी है, हड्डी टूट गई मेरी, तो हड्डी टूटने के बाद मैं वो इधर को निकल गई, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो एक्सरा करेगा, देखा अरे अच्छा ऐसे, तो खींच के सीधी करके और वो फिट कर देगा, और क्या कर देगा, प्लास्टर कर देगा। बाकी काम कौन करती हैं, सेल्स। कौन करती हैं जोड़ने का काम, सेल्स। तो जो सेल जो करती हैं, अब सेल कैसे करती हैं, अब ये थोड़ी कि सेल चिपक गया आपस में, नहीं, जो स्थान बचा हुआ है, जैसे कि सपोज कीजिए ये हड्डियां होगी, ये हड्डी टूटी हुई, ये जुड़ने वाली है, तो जो स्थान इसके बीच में बचा हुआ है, जो इसके आसपास की सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, अपने आप को एक दूसरे मतलब बांट देंगी। क्या कर देंगे, वो बांट देंगी। हालांकि इसको इंट्रैक्शन कौन देता है, न्यूक्लियस देता है, केंद्रक देता है। अब ये क्या कर देती हैं भैया, ये एक दूसरे को मतलब ये आपस में बांट देती हैं, कोशिका विभाजन कर देती है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। हालांकि इसमें बहुत सारे होते हैं, स्पाइंडल फाइबर सेल में जुड़ता है, फिर आपस में दो न्यूक्लियस बनते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये सब गोल्जी बॉडी, ये सब चीज़ें बनती हैं। वो चीज़ें देखेंगे जब कोशिका विभाजन देखेंगे, इसी में चैप्टर है, ठीक है दोस्त। तो इतना ध्यान रखेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा दोस्त, आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सेल को देखा और सेल के कुछ पार्ट्स हैं, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी हमने सबसे पहले देखा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की हमने क्या बात करी थी कि पावर हाउस ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं, शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्त। अब जब सेंट्रोसोम की मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी बात हो गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने देखा क्या, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा का आदान प्रदान कौन करता है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी फिर दोस्त, ईआर की, हमने उसके बाद बात करी थी, किसकी बात करी थी, ईआर, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं, कोशिका कंकाल कहते हैं दोस्त। अगर पूछ लेगा आपसे सेल कोशिका कंकाल क्या होता है, तो कोशिका कंकाल हमारा ईआर होता है। और इसके अंदर दो स्ट्रक्चर पाई गई हैं, रफ और स्मूथ। जो दोनों हैं, जो रफ है, रफ के अंदर ही क्या पाया गया, राइबोसोम पाया गया। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर प्रोटीन बनाने का निर्माण कौन करता है, अगर आपसे पूछे कि बताइए सेल के अंदर जो प्रोटीन निर्माण कार्य कौन करता है, राइबोसोम करता है। कहाँ पाया जाता है, ईआर में पाया जाता है, उसके भी किस में पार्ट में, जो रफ वाला पार्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं दोस्त किसकी,
हम बात करते हैं जो स्मूथ वाला पार्ट है। स्मूथ वाले पार्ट में किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है, ठीक है। वसा हो गया, उसके बाद हमारा आ गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी तो हो गया। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और एक साथ चीज़ें आपको मिलेंगी तो आप लोग भी सोचेंगे क्या। हालांकि मेरा मन ये था कि सिर्फ मैं एक एक दो चीज़ों को पढ़ाऊँ, कि आज ये ले लिया ER और एक माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं है, आज थोड़ा हो गया। जिस बच्चे को समझ में ना आया हो, हालांकि ऐसा मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी कि समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने एकदम आराम से बढ़िया करके बताया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और अगर कोई बच्चा सोचता है कि हमें फैक्ट चाहिए सिर्फ, भाई हमें तो थ्योरी में होना चाहिए, फैक्ट लिखा दीजिए कि ये काम होते हैं हम रट लेंगे, तो रटने वाला भी काम आपको मिल जाएगा। पहले दिन से सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको 1 बाय 1 लाइन में करके आपको एक वीडियो में लिखा दूंगा पूरा, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से होता है। हालांकि ये सभी भी क्या है, एग्जाम की दृष्टि चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।